क्लिनिकल फीचर्स की, कि जो मरीज होगा, मरीज बेचारा आपके पास किस तरह आएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स को हम प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, कि जो मरीज होगा वो हमारे पास किस तरह आएगा। तो इसके क्लिनिकल फीचर बहुत आसान है, समझ ले, आपको पहले ही आते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या है, देखो जो पीसीओज है इसमें हमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो एंड्रोजन है वो बहुत ज्यादा है। तो एंड्रोजन अगर ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, फीमेल की विरिलाइजेशन हो जाएगी। वो फीमेल है, वो शकीला है, तो वो क्या हो जाएगी, शकील बन जाएगी। अगर वो शकीला है तो उसमें शकील वाले करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। मतलब कि अगर उसमें एंड्रोजन है तो एंड्रोजन में क्या आ जाएगा, उसकी विरिलाइजेशन करा देंगे। विरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि फीमेल में अगर मेल लाइक करेक्टर आ जाए, मेल लाइक करेक्टर कौन कौन सा आएगा, उसमें हिरसुटिज्म आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म मतलब कि उसके चेहरे वगैरह पे, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, उसकी मूछें आ जाएंगी, उसकी दाढ़ी आ जाएगी। ठीक हो गया। और आपको पता है कि जो एक हार्मोन हमने पढ़ा था डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि एक एंड्रोजन है, वो क्या कॉज कराता है, वो एक्नी कॉज कराता है, एक्नी, ठीक है, एक्नी। उसके अलावा जो डीएचटी है वो और क्या कॉज कराता है, एलोपेशिया। तो जो फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी, गंजी हो जाएगी, उसको एक्नी बहुत ज्यादा होंगे, और क्या होगा, उसको हिरसुटिज्म होगा, उसके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह मर्दों के होते हैं। उसके बाद अब मुझे बताएं शाबाश, कि जो पीसीओज है, क्या इसमें एस्ट्रोजन नॉर्मल है या कम है, जल्दी बताएं जरा, मैं आपको जगाना चाहता हूं, सो तो नहीं गए सारे। तो बताएं इसमें एस्ट्रोजन कम है या नॉर्मल है। एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल कम है या नॉर्मल है, डॉक्टर खिजर, एस्ट्राडायोल, ये नॉर्मल कौन कह रहा है, एस्ट्राडायोल नॉर्मल कौन कह रहा है, मैं अब क्या ही कहूं आपको। देखो हमने अभी तो पढ़ा यार, देखो जो एफएसएच कम हो जाता है, एफएसएच कम होने की वजह से एस्ट्रोजन हमारा कम हो गया, एस्ट्रोजन कम हो गया, एस्ट्राडायोल भी कम हो गया, सिर्फ एस्ट्रोन ज्यादा है। और एस्ट्रोन हमारा वो नहीं कर सकता काम जो एस्ट्राडायोल करता है। तो चूंकि एस्ट्राडायोल क्या हो गया, कम हो गया है, एस्ट्राडायोल क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा, ओवेरियन डिसफंक्शन। उसके ओवरी सही तरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, ओवेरियन डिसफंक्शन, एस्ट्राडायोल, ठीक है, एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल में क्या होगा, ओवेरियन डिसफंक्शन, ओवेरियन डिसफंक्शन। उसकी जो ओवरीज होंगी वो सही तरह काम नहीं कर पाएंगी, ओवेरियन डिसफंक्शन होगा। ओवेरियन डिसफंक्शन में क्या होगा, कि आपको इसमें जो पीसीओएस की मरीज होती है ना, इसमें मेंसेस बहुत इरेगुलर होते हैं, बहुत ज्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। तो इसमें आपने याद रखना है कि चूंकि इसमें एस्ट्राडायोल कम है, जब एस्ट्राडायोल कम है तो क्या होगा, ओवरी सही तरह काम नहीं करेंगी, और उसको मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मेलिटीज होगी। जो वो आपको जब आपके पास फीमेल आएगी तो वो कहेगी, डॉक्टर साहब एक्नी बहुत ज्यादा है, चेहरे पे बाल हैं, मेंसेस मेरे बिल्कुल इरेगुलर से हैं। तो और मेंसेस क्या है, बहुत इरेगुलर से हैं। तो आपको शक पड़ जाएगा कि इसको क्या हो सकता है, इसको पीसीओस भी हो सकता है, इरेगुलर से, इरेगुलर से हैं। और उसकी जब आप उसकी अल्ट्रासाउंड करोगे, जब आप उसकी अल्ट्रासाउंड करोगे, अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या मिलेगा, अल्ट्रासाउंड पे आपको मिलेगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो उसकी ओवरीज होंगी उसमें बहुत ज्यादा सिस्ट बन चुके होंगे, बहुत ज्यादा सिस्ट बन चुके होंगे। तो अल्ट्रासाउंड पे आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलेंगी। ठीक हो गया। और सबसे अहम बात जो कि एमसीक्यू पूछा जा चुका है एनएलई में, वो ये है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ, ठीक है, मोस्ट कॉमन, इसको लिखें बल्कि अपनी बुक पे, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, के जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में बांझपन, ठीक है, इनफर्टिलिटी को उर्दू में बांझपन ही कहते हैं ना। तो बांझपन की, औरतों में बांझपन की सबसे बड़ी वजह क्या है, दैट इज पीसीओज, दैट इज पीसीओज। पाकिस्तान में सबसे, बल्कि पूरी दुनिया में, मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स इज पीसीओज, इन फीमेल्स इज पीसीओज। समझ आ गई है। उसके बाद अब आप अगर आपसे मुझे पूछें कि यार इसमें फर्टिलिटी क्यों नहीं हो रही, तो जाहिर बात है एस्ट्रोजन ही नहीं है, तो मेंसेस उसके नॉर्मल नहीं होंगे, और क्या होगा, उसका एफएसएच भी कम है, तो फॉलिकल क्या होंगे, उसके मेच्योर ही नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार अच्छा ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस भी तो है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या मसला आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको पता है कि डायबिटीज में हमें क्या होता है, ठीक है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो क्या होता है, उस फीमेल की जब आप गर्दन चेक करोगे तो आपको एक फाइंडिंग मिलेगी जिसको हम कहते हैं अकैंथोसिस, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, नाइग्रिकेंस। ठीक है, इसका मतलब इसके आगे लिख भी लें, ब्लैक नेक। उसकी जो गर्दन होगी वो क्या होगी, काली स्याह होगी, ब्लैक नेक। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा, शुगर के मरीजों में भी हो जाती है, जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें ये फाइंडिंग होती है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। उसकी जो गर्दन होगी वो क्या होगी, काली होगी। और उसको क्या होगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, उसको क्या होगा, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मतलब कि उसको डायबिटीज वाले सारे सिम्टम्स होंगे, इंटॉलरेंस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होगा, और ये सारी चीजें होंगी। उसके अलावा आपको पता है कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस में क्या हो जाता है, डिसलिपिडीमिया। क्या होता है, डिसलिपिडीमिया।
क्योंकि इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रही तो क्या होगा, उसको डिसलिपिडीमिया होगा। और क्या होगा, उसको सीवीएस डिजीज होगी। आपको पता है कि जब लिपिड ज्यादा हो जाए, आप अपने ब्लड में फैट ज्यादा कर दो तो क्या होता है, सीवीएस डिजीज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सीवीएस डिसऑर्डर्स आप उसको हो सकते हैं। तो ये सारी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो हम इसको रिवाइज करते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें विरिलाइजेशन होगी, उसके चेहरे पे क्या होगा, उस पे चेहरे पे क्या होगा, उस चेहरे पे बाल वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, एक्नी होगा, वो गंजी होना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्राडायोल होगा, ठीक है, एस्ट्राडायोल कम होगा। जो एस्ट्राडायोल कम होगा तो उसको क्या होगा, उसकी ओवरीज काम नहीं कर पाएंगे और उसके मेंसेस इनरेगुलर होंगे। अल्ट्रासाउंड पे उसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज मिलेंगी। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल क्या है, दैट इज पीसीओज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल इज पीसीओज। और उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो उसको क्या होगा, उसकी गर्दन काली होगी। देखो डॉक्टर निमिरा पूछ रहे हैं कि ये क्यों होगा, ये कैसे होता है। तो जो अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, इसमें मैंने काफी जगह देखने की कोशिश भी की थी एंडोक्राइनोलॉजी में, लेकिन मुझे इसकी कोई खास समझ नहीं आई। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इवन कि जब कार्टिसोल होता है, कुशिंग सिंड्रोम होता है, या ये जो अपना होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो जो गर्दन होती है इसमें जो हमारे मेलानोसाइट है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे मेलानिन ज्यादा पिगमेंट जमा हो जाता है। ठीक हो गया, तो बस इतना ही मुझे पता है, इससे ज्यादा मुझे डिटेल इसकी नहीं पता और ना ही किसी बुक पे कोई खास लिखी हुई है बात। डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं जी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर वाला पॉइंट बता दे। ओके, मैं बताता हूँ, एक मिनट बस, अभी सबर तो करें ना। क्लोमिफीन का भी, क्लोमिफीन पे भी आते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ अभी। तो हमने सिर्फ इसके क्लिनिकल फीचर्स किए हैं, अभी तो हमने ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं की। तो 2 मिनट वेट करें, जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, डिसलिपिडीमिया और सीरियस डिसऑर्डर होंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार हम इसका डायग्नोज कैसे लगाएंगे, हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो मैं आपको ना हेडिंग बनवा रहा हूँ। देखो वैसे जो फर्स्ट एड है उसने बगैर हेडिंग के लिखा हुआ और आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको हेडिंग वाइज बढ़ा रहा हूँ। पहले हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स किए हैं, फिर हम डायग्नोज करते हैं, फिर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी करते हैं और एंड पे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक हो गया, तो डायग्नोज में आपने याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा फॉलोइंग फीचर्स अगर किसी लेडी में प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज्यादा जो मैंने नीचे लिखने लगा हूँ फीचर्स प्रेजेंट है, तो इसको पीसीओज है। देखो ये जो साइन है इसका मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। अगर किसी लेडी में ये 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं तो उसको क्या हो सकता है, उसको पीसीओज हो सकता है। नंबर 1 इज कि अगर हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया और उसके उसको क्या होता है, सिस्टिक इनलार्ज्ड ओवरीज। सिस्टिक इनलार्ज्ड ओवरीज, हमें ओवरीज मिलती हैं लेकिन वो क्या है, पॉलीसिस्टिक है, मतलब ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट बने हुए हैं। सिस्टिक इनलार्ज्ड ओवरीज मिलती हैं, पहला ये एक है। उसके बाद एक हो गया, उसके बाद दूसरा ये है दैट इज ओलिगो ओव्यूलेशन। ओलिगो ओव्यूलेशन मतलब कि उसमें या तो एवोल्यूशन हो ही नहीं रही, एग उसकी ओवरी से निकल ही नहीं रहा, अगर निकल रहा है तो बहुत कम निकल रहा है, ओलिगो ओव्यूलेशन है। या फिर तीसरे नंबर पे उसको क्या है, हाइपर हाइपर एंड्रो हाइपर एंड्रोजीनिज्म एंड्रोजीनिज्म हाइपर एंड्रोजीनिज्म का क्या मतलब है कि उसमें एंड्रोजन ज्यादा होंगे, उसमें एंड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर एक लेडी है उसकी ओवरीज में क्या है, सिस्ट ज्यादा है, उसको ओलिगो ओव्यूलेशन है, या फिर उसको उसमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा है। तो अगर इन तीनों में से दो या दो से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है किसी लेडी में, तो हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको पीसीओज है। अब आप कहते हैं कि यार इसकी ना हमें पैथोफिजियोलॉजी समझा दें, डॉक्टर सुमीना ने कहा था रिपीट कर दें, तो मैं उसको टाइम कम था क्योंकि मैंने रिपीट नहीं किया था, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। जो आपकी पीसीओज है इसकी थ्योरी में अगर हम पैथोफिजियोलॉजी लिखें तो कैसे होती है, तो आसान लफ्जों में हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है। आपको पता है कि एक तो ये इडियोपैथिक है, जो इडियोपैथिक है उसका तो हमें पता ही नहीं ना होता कि कैसी होती है। लेकिन हमें एक वजह ये पता है कि जब ओबेसिटी होती है, जब क्या होती है, ओबेसिटी होती है, कोई फीमेल मोटी है, कोई ओबीज है, तो ओबेसिटी में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये क्या करेगी, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, पैंक्रियाज को ये लगेगा कि यार इंसुलिन बन नहीं रही। जब इंसुलिन नहीं बन रही तो पैंक्रियाज क्या कर देगा, इंसुलिन को ज्यादा कर देगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो इसको हम कहेंगे हाइपर इंसुलिनीमिया। ठीक है, हाइपर इंसुलिनीमिया के ब्लड में इंसुलिन हो गई है ज्यादा, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि इंसुलिन की क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब आपने याद रखना है कि जब इंसुलिन ज्यादा होती है, जब क्या होती है, इंसुलिन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होता है, जो इंसुलिन जब ज्यादा होती है तो ये क्या करती है, एचपीओ का मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को ये क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। अगर इंसुलिन ज्यादा होगी तो ये क्या कर देगी, एचपीओ एक्सिस को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी।
जब HPO एक्सिस डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमारा जो LH है, LH बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और FSH भी बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा, तो LH और FSH की रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे फीमेल को क्या हो जाएगा, उससे फीमेल को क्या हो जाएगा, उसको PCOS हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, PCOS हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जो LH है, LH क्या करता है, LH आता है और किस पे एक्ट कराता है, एंड्रोजन को इंक्रीज कराता है। किसको इंक्रीज कराता है, एंड्रोजन को इंक्रीज कराता है। उसके बाद जो FSH है ये क्या करता है, ये फोलिकल को मेच्योर करता है, फोलिकुलर मैच्योरेशन कराता है, फोलिकुलर मैच्योरेशन कराता है। अब हमारे क्या हो रहा है कि LH तो बहुत ज्यादा है और FSH कम है, FSH है लेकिन कम है। तो क्या होगा कि जो फोलिकल्स हैं ओवरीज में वो मेच्योर नहीं होंगे, तो फोलिकुलर मैच्योरेशन क्या होगी, कम होगी। जब फोलिकुलर मैच्योरेशन कम होगी तो क्या होगा, एस्ट्रोजन भी कम बनेगा। जब एस्ट्रोजन भी कम बनेगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन भी कम बनेगा, और क्या होगा, उसको एन ओव्यूलेशन होगा, उसको क्या होगा, उसमें एग नहीं बनेगा, उसको एन ओव्यूलेशन होगा, और क्या होगा, उसको एस्ट्रोजन भी कम बनेगा। और जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो उसको क्या हो जाएगा, उसको उसकी विरिलाइजेशन हो जाएगी, उसमें मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको ये बातें आती हैं तो इट इज मोर मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, अब आप कहते हैं कि यार PCOS को हमने बड़ा पढ़ लिया है, लेकिन हम इसको ठीक कैसे करेंगे। अब तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो हम इसके ट्रीटमेंट को लिखते हैं ग्रीन से। जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका किस तरह होता है। तो अगर हम किसी PCOS की बंदी को ठीक करना चाहते हैं तो हम कैसे ठीक करेंगे। देखो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको उसको कहेंगे कि भाईजान थोड़ा सा अकल को हाथ मारो और अपना वजन कम करो। अगर वो मोटी है, अगर वो ओबीज है, तो हम उसको एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे, लो डाइट रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले अगर वो मोटी है तो हम उसको उसमें वेट लॉस कहेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, वेट लॉस। ठीक है, उसमें हम क्या कहेंगे, वेट लॉस, कि भाईजान आप अपनी वेट लॉस, वेट कम करें। जब वो वेट कम करेगी, जब वो अपना वेट कम करेगी तो पहला काम क्या होगा, जब वो वेट कम करेगी तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, पेरिफेरल पेरिफेरल एस्ट्रोन कन्वर्जन, एस्ट्रोन एस्ट्रोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर बात है कि जब अपना वेट कम करेगी उसके एडिपोज टिश्यू कम हो जाएंगे और एस्ट्रोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। दूसरी बात, जब जब वो वेट लॉस करेगी तो और क्या होगा, रिवर्स, उससे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जो उसके मोटे होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर निमरा जफर क्वेश्चन कर रही हैं कि जी जो PCOS है वो तो नॉर्मल वेट लेडीज में भी हो जाता है। तो यस, हो जाता है, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बात क्लियर की थी कि ये इडियोपैथिक है, इसकी हमें वजह का सही तरह पता ही नहीं है कि इसकी वजह क्या होती है। ये इडियोपैथिक डिजीज है। और जो लीन फीमेल्स होती हैं उनमें इडियोपैथिक है, लेकिन जो ओबीज फीमेल होती हैं उनमें ये ज्यादा होता है, उस उनमें प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है। एक तो ये इडियोपैथिक है, लेकिन जो अपना होती है ओबीज फीमेल, उनमें इसकी प्रेवलेंस ज्यादा है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें वो एक तो लेप्टिन ज्यादा होता है, और क्या होता है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, जो लीन होगी। डॉक्टर मारिया एक दफा टॉपिक कंप्लीट हो लेने दे, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर वो ओबीज है तो फिर हम उसको वेट लॉस का कहेंगे। अगर वो पहले ही काना है, पहले ही उसका 40 किलो वजन है, तो फिर आप उसको अगर वेट लॉस कराओगे तो वो सीधी कब्र में ही जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए जो ओबीज हैं, जो ओबीज PCOS की मरीज हैं। ठीक हो गया। ये पहला काम उसको क्या करोगे कि आप उसको कहोगे वेट लॉस कम करें। उसके बाद अगर वो ओबीज नहीं है, या फिर आपने उसको वेट लॉस का कह दिया, फिर आप उसको किस पे लगाओगे, OCPs पे, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे देखो, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, और इनको हम बहुत ज्यादा मकासद के लिए यूज करते हैं। इसको हम गायनेकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो OCPs होती हैं ये क्या करती हैं, जो OCPs होती हैं ये क्या करती हैं, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। इसको अब हम जरा समझते हैं, ये क्या होता है। देखो, ये जो OCPs हैं ये क्या करती हैं, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। अब मुझे जरा शाबाश, जल्दी से आप बताएंगे कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ कौन सी चीज कराती थी। हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम में कौन सी चीज उसकी ग्रोथ कराती थी। जी, जी माशाल्लाह सही बता रहे हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या कराता था, उसकी ग्रोथ कराता था। एस्ट्रोजन क्या कराता था, एंडोमेट्रियम में की ग्रोथ कराता था, ऐसे ही था ना। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया को रोकना चाहते हैं तो हम क्या देंगे, हम उसको प्राइमोलूट देंगे, जो कि ब्रांड नेम है, और उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। अच्छा,
अब देखो जो पीसीओज होता है ना, पीसीओज, इसमें क्या होती है, एन एवोलेटरी साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, एन एवोल्यूशन होती है। थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनता तो है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनता है या एस्ट्रोन तो बनता है, लेकिन लेकिन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एन एवोलेटरी साइकिल है, एवोल्यूशन नहीं हो रही। जब एवोल्यूशन नहीं हो रही तो क्या होगा हमारा, वो हमने क्या पढ़ा था, एल्बिकन क्या नाम था उसका, वो जो प्रोजेस्टेरोन बनाता था वो नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम होगा। अब आप अगर गौर करें तो पीसीओज में क्या होता है, पीसीओज में थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन होता है। और हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है, जब हमारा दूसरा फेज आता है उस पे, यूट्रस पे, तो कार्पस ल्यूटियम क्या स्क्रीट करता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को जाके डीएक्टिवेट कर देता है। ऐसे ही था ना। अब देखो जो साइकिल है वो एनएवुलेटरी साइकिल है, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नहीं बन रहा, सिर्फ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ तो करवाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम ही एंडोमेट्रियल की ग्रोथ है। लेकिन इसको रोकना किसने था, प्रोजेस्टेरोन ने। चूंकि साइकिल कौन सा, एनएवुलेटरी साइकिल है, एवोल्यूशन हो ही नहीं रही, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो उसका क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। उसको क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। और हम फिर क्या देंगे, हम फिर ओसीपीज में देंगे। ओसीपीज में क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है। ओसीपीज में क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है, दैट इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। हम क्या देंगे उसको, ओसीपी देंगे, मतलब उसको प्राइमोलूट दे देंगे। प्राइमोलूट जब देंगे तो क्या होगा, वो प्राइमोलूट क्या करेगा, जो कि एस्ट्रोजन उसकी ग्रोथ करा रहा था उस ग्रोथ को ये रोक देगा। तो समझ आई है बात की कि हम उसको ओसीपीज क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा बताएं, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, लेकिन समझ आनी चाहिए। जल्दी बताएं, शाबाश। अगर ओसीपी से भी ठीक ना हो तो देखिए, अभी ट्रीटमेंट पूरा तो हो लेने दें। अब इतने ना आप आगे जाएं, पहले सुन तो लें। देखिए डॉक्टर मारिया कह रही हैं जी, एक दफा रिपीट कर दें। देखें जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं ना होता तो तब तक आप ना आगे से ले आते हैं क्वेश्चन, और फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। देखें जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, आप कोशिश ये किया करें कि टॉपिक के एंड पे पूछ लिया करें, जो अगर कोई चीज मिस हो जाती है। अब देखें, सबसे पहले हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे भाईजान आप अपना वेट वेट कम करें। वेट कम करने से क्या होगा, उसका एस्ट्रोन कम हो जाएगा, और क्या होगा, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर वेट कम होने से भी ना हो, हम उसको क्या देंगे, हम उसको ओसीपीज देंगे। ओसीपी से क्या होगा, क्योंकि ओसीपीज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन ने रोकना होता है, किसको रोकना होता है, एस्ट्रोजन को, ताकि जो एंडोमेट्रियम है उसका हाइपरप्लेजिया ना हो। क्योंकि एस्ट्रोजन का काम ही क्या होता है, हाइपरप्लेजिया। एस्ट्रोजन का काम ही क्या होता है, हाइपरप्लेजिया। तो प्रोजेस्टेरोन तो इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एनएवुलेटरी साइकिल है, कार्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा, तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा। तो एस्ट्रोजन को रोकने वाला कोई नहीं है। जब एस्ट्रोजन को रोकने वाला कोई नहीं है तो क्या होगा कि हम उसका जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ होती रहेगी, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो फीमेल जो मेनार्की पे होती हैं, मतलब जिनमें मेंसेस शुरू हो रहे होते हैं, या जो मेनोपॉज पे होती है, उनमें एन एवुलेटरी साइकिल बहुत कॉमन होता है। और जरा मैं आपको जरा टेस्ट लेना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि जो मेनार्की वाली फीमेल्स होती हैं, जिनमें अभी मेंसेस स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनमें एन एवुलेटरी साइकिल की हमने एक वजह पढ़ी थी। क्या वजह पढ़ी थी? बुक की लाइन है, मैं जरा देखना चाहता हूँ आप पीछे से कितना याद कर रहे हैं। अच्छा मैं आगे बताता हूँ, आप जरा लिखें। जो प्रोजेस्टिन होता है, प्रोजेस्टिन क्या करता है, ये हम बाहर से टैबलेट देंगे ओसीपी, इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और वो क्या कर देता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को रोक देता है। अब आप कहते हैं कि यार ओसीपी से भी ठीक नहीं हो रहा, फिर हम उसको क्या करेंगे। अब देखो, अगर तो फीमेल, अगर देखो ओसीपी हम उन लेडीज में देंगे, ओसीपी हम उन लेडीज में देंगे जो कि आगे कंसीव नहीं करना चाहती। लेकिन अगर कोई लेडी कंसीव करना चाहती है, अगर कोई लेडी बच्चे पैदा करना चाहती है और वो पीसीओएस की मरीज है, तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे क्लोमीफीन। उसको हम क्या देंगे, क्लोमीफीन। और क्लोमीफीन हम पढ़ेंगे भी उसमें, और मैंने आपको इसका ब्रांड नेम भी बताया था, जरा मुझे बताना इसका ब्रांड नेम क्या था जी। बल्कि दो बताए थे मैंने, दो ब्रांड नेम बताए थे इसके क्लोमीफीन के। और मैंने कहा था कि अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी है तो आप उसमें क्लोमीफिन यूज कर सकते हो। और इसकी जरा मुझे डोज भी बता दे, शाबाश जल्दी बताएं। मैं पढ़ा पढ़ा आधा हो गया हूँ आप लोगों को, और आपको आता जाता कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह डॉक्टर खिजर है, आज सही ब्रांड नेम बता रहे हैं। देखिए क्लोमीफिन का हमने एक ब्रांड नेम पढ़ा था, टैब क्लोमिड। ठीक है, क्लोमिड पाकिस्तान में ये अवेलेबल है, किसके नाम से अवेलेबल है, 50 mg के। ठीक है, और ये क्या है, ये ओव्यूलेशन कॉज कराती है। और इसको आपने कैसे देना है, इसको आपने कैसे देना है, हाँ इसका एक जो दूसरा ब्रांड नेम था, डेट वाज ओवीएफ, डेट वाज ओवीएफ। और एक हमने और भी पढ़ा था, जो मैंने कहा था कि एक वो मेरा दोस्त है, उसको उसको रिकमेंड किया था गायनेकोलॉजिस्ट ने। अच्छा, क्लोमिड 50 mg या ओवीएफ, ये इसका ब्रांड नेम, ओवीएफ इसका ब्रांड नेम था। यस, प्रोलिफिन, प्रोलिफिन 50 mg, प्रोलिफिन 50 mg, प्रोलिफिन 50 mg एक टैबलेट थी। ठीक है, और ये सारे इसके क्या थे, ब्रांड नेम।
ओके। अब जो क्लोमिफीन होता है, क्लोमिफीन में क्या करता है, जो क्लोमिफीन है ये एलएच और उसका जो एफएसएच वगैरह की तादाद को बढ़ाता है। तो जो ये क्लोमिफीन क्या करता है, ये ओव्यूलेशन कॉज कराता है। मतलब ये क्या कराता है, ओव्यूलेशन, मतलब कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो ये क्या करता है, क्लोमिफीन उसकी ओव्यूलेशन कॉज कराता है। उसके बाद आप क्या दोगे, अब आपने उसके ओव्यूलेशन भी कॉज करा दिया है, आपने उसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी ठीक कर दिया है। अब आपके पास रह गई है शुगर। एक तो उसका वजन ज्यादा है और उसको क्या है, डायबिटीज है। तो माशाल्लाह, मैंने आपको जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाई थी, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक लेडी है और उसका वजन ज्यादा है, अगर एक लेडी और उसका वजन भी ज्यादा है और उसको शुगर भी है, तो सबसे पहले आप उसको किस पे लगाओगे, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स कौन सी होती है शुगर के लिए, दैट इज मेटफॉर्मिन, मशहूर जमाना मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन। और इसके मैंने आपको ब्रांड नेम भी बताए थे। ये 250 इसकी डोज होती है, 250 में भी अवेलेबल है, 500 में भी अवेलेबल है। ठीक हो गया, 250 में अवेलेबल है और 500 में भी अवेलेबल है। जी डॉक्टर समीना, आप नहीं देखे, हमने ये बुक की लाइन थी कि जो एन एवुलेटरी साइकिल है, वो जो अपना होती है मिनार्की पे फीमेल्स, उनमें इट इज ड्यू टू अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की वजह से होता है, कि उनमें जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस होता है वो अभी अंडर डेवलप होता है, जो मेनार्की पे होती है। और जो मेनोपॉज पे होती है उनमें ओवेरियन रिजर्व कम रह जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, और माशाल्लाह सारे भूल के बैठे हुए हैं और बड़े फखर के साथ बैठे हुए हैं कि बड़ा हमने कमाल कर रहे हैं। तो पीछे से पढ़ लिया करो और थोड़ा सा अपने ऊपर रहम खाएं। अच्छा, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन से क्या होगा, देखो हमने इसको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा भी था कि मेटफॉर्मिन क्या करती है, एक तो वजन कम करती है। जो मेटफॉर्मिन है, एक तो ये वजन कम करती है। जो फीमेल, अगर वो एक फीमेल है, वो मोटी है और उसको शुगर भी है, तो आप उसको फर्स्ट लाइन क्या दोगे, उसको आप मेटफॉर्मिन पे लगाओगे। मेटफॉर्मिन क्या करती है, एक तो वजन कम करती है और क्या है, एंटी डायबिटिक है। ठीक है, ये क्या है, एंटी डायबिटिक है, मतलब कि ये शुगर को भी ठीक कर देगी और क्या करेगी, उसका वजन भी कम कर देगी। अब शुगर भी हमने ठीक कर ली, हमने उसकी ओवुलेशन भी करा दी, हमने उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से भी बचा लिया, हमने उसका वेट लॉस भी ठीक कर लिया। उसके बाद आता है डेट इज, अब उसमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा है, एंड्रोजन उसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम उसमें क्या देंगे, हम उसमें एंटी एंड्रोजन देंगे, क्योंकि ताकि उसमें जो हिरोसिटिज्म वाले साइंस है वो ना हो। ठीक है, तो एंटी एंड्रोजन में क्या आता है, एंटी एंड्रोजन में क्या आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन आता है, या फिर कीटोकोनाजोल। ये वो वाली ड्रग नहीं है जो ग्लूकोफे ग्लूकोफेज और मेटफॉर्मिन सेम है। डॉक्टर निमरा, ये ग्लूकोफेज तो ब्रांड नेम है उसका मेटफॉर्मिन का, ये मैंने इनको बताया भी था एंडोक्राइनोलॉजी में। आपको कैसे पता चला, देखें, जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम था टैब ग्लूकोफेज, टैब ग्लूकोफेज। ये पाकिस्तान में ब्रांड नेम है और ये इसकी 250 में भी मिल जाती है, 500 में मिल जाती है और 1000 mg में भी अवेलेबल है। ग्लूकोफेज इसका ब्रांड नेम था। अच्छा, एंटी एंड्रोजन, जो एंटी एंड्रोजन है इसमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन आता है और कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल आता है, और इसके अलावा एक और है, दैट इज फ्लूटामाइड। ठीक है, ये सारे क्या है, एंटी एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन को कम करती हैं, ये एंड्रोजन को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, उसके जो एंड्रोजन ज्यादा है वो कम हो जाएंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वजन कम करवाएंगे, उसके बाद उसको ओसीपीज देंगे ताकि उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना हो, उसके बाद हम उसको क्लोमिफीन देंगे ताकि उसमें ओवुलेशन हो, और उसके बाद उसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम उसको क्या देंगे, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन में क्या होता है, मेटफॉर्मिन एक तो क्या करती है, जो मेटफॉर्मिन है वो वजन भी कम करती है, और वो क्या करती है, वो एंटी डायबिटिक भी है। और एंटी एंड्रोजन हम देंगे, एंटी एंड्रोजन में क्या आता है, स्पाइरोनोलैक्टोन आता है, कीटोकोनाजोल आता है, फ्लूटामाइड आता है। और एज एज माई एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट पूछ रहे हैं जी, स्पाइरोनोलैक्टोन तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, जो स्पाइरोनोलैक्टोन है इट इज ये उसमें भी एंटी एंड्रोजन में भी आता है, लेकिन वो और है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो डायरेटिक है वो और चीज है, और ये अपना एंटी एंड्रोजन और चीज है। इवन कि अभी तो मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि कीटोकोनाजोल तो एंटी फंगल ड्रग है, तो ये एंटी एंड्रोजन में कहां से आ गई, तो इसका एंटी एंड्रोजन भी है ये। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। इसमें फ्लूटामाइड हम यूज करते हैं, कीटोकोनाजोल, स्पाइरोनोलैक्टोन और फ्लूटामाइड हम यूज करते हैं। ओके। अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था पीसीओज, बुक पे बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैंने आपको हेडिंग के साथ पढ़ाया है। और अब मुझे जरा जितने भी बच्चे बच्चे हैं, अब ये बताएं कि अब कोई बात रह गई है जो आपके सामने चीज लिखी हुई है बुक पे, एक भी लफ्ज इसमें अगर रह गया तो बताएं, मैं अभी रीड करवा देता हूँ। जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश। डॉक्टर समीना को क्लियर हो गया जी, बाकी भी बताएं, शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं। 15 मिनट रह गए और 15 मिनट में हमने 3 छोटे छोटे टॉपिक कर लेने हैं, जल्दी बताएं। डॉक्टर खिजर को समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके मरीज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। चलें जी,
तकरीबन सबको समझ आ गई है। और आज इतना कोई मुश्किल ये टॉपिक नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। और अब हम इसको खत्म करते हैं, ये हमारा हो गया है। अब हम पढ़ते हैं ये छुटकू से 3 टॉपिक है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ एन एवुलेशन एंड फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। ये बहुत आसान है, इसको हम 5-5 मिनट में खत्म करते हैं जल्दी से, और फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक हो गया? मुझे पता है थोड़ा सा ये सिस्टम लंबा हो गया, वैसे ये है भी लंबा, लेकिन ये लंबा हो गया। लेकिन हमारा 1 या 2 दिन आपने कौन सा, आपका महीने बाद टेस्ट है। ठीक हो गया? तो आपने इसको जितना ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आपको उतना ही बाद में फायदा होगा। सर, आई सा सम गर्ल विद पीसीओएस, उनके बट दे वर लीन। जी डॉक्टर मारिया, वही तो बता रहा हूँ कि जो पीसीओएस होता है ये मोस्टली ओबीज फीमेल्स में होता है, लेकिन जो लीन फीमेल होती है उनमें इडियोपैथिक काज होती है। होता सब में है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये किसमें होता है? ओबीज फीमेल्स में होता है, ओबीज फीमेल्स में होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की इसमें क्या होता है? प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कि कोई लेडी है और उसकी ओवरी सही तरह काम नहीं कर पा रही, तो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसमें 1 या 2 बातें करने वाली, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में यह है कि इट इज प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। इसमें क्या होगा कि जो अभी एक खतून है, उसको मेनोपॉज से पहले ही उसके जो अंदर उसके फॉलिकल्स थे वो क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। और शाबाश, जरा जल्दी से सारे लावे बताएंगे कि एक ओवरी में कितने अल्लाह ताला ने फॉलिकल्स रखे हैं, जल्दी बताएं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स कितने होते हैं एक ओवरीज में? 4,000। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 4 लाख, 4 लाख होते हैं। 4 लाख, 4,000 नहीं होते, 4 लाख। एक ओवरी में अल्लाह ताला ने 4 लाख रखे हैं, ठीक है? 4 लाख। बाकी 2 जीरो बाद में, अच्छा अच्छा, बाकी 2 जीरो बाद में थे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि इट इज प्री मेच्योर, इट इज प्री मेच्योर, प्री मेच्योर एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब क्या होता है? एट्रेजिया का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। ये एट्रेजिया का मतलब क्या होता है? एट्रेजिया क्या क्या मतलब होता है? एट्रेजिया का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है? तो एट्रेजिया, इट इज प्री मेच्योर एट्रेजिया ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। इट इज प्री मेच्योर एट्रेजिया ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, कि जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स हैं उनको मेनोपॉज से पहले ही वो अगर किसी वजह से उनका एट्रेजिया हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अगर जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स हैं, अगर उनका मेनोपॉज से पहले ही उनका क्या हो जाए? अट्रेजिया हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। और इसमें क्या होता है? इसकी मोस्ट, इट इज मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक। इसकी हमें वजह का नहीं पता। मोस्ट कॉमन ये क्या है? इडियोपैथिक है। इसकी हमें वजह का ही नहीं पता। मोस्ट कॉमन क्या है? इडियोपैथिक है। लेकिन इसकी एसोसिएशन है। इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? टर्नर सिंड्रोम के साथ है। इसके अलावा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक हम पढ़ेंगे, बायोकेम में एक सिंड्रोम होता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स प्री म्यूटेशन सिंड्रोम, प्री म्यूटेशन सिंड्रोम। तो इन सब के साथ इसकी एसोसिएशन, मतलब कि अगर कोई फीमेल है टर्नर सिंड्रोम की, अगर कोई फीमेल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की, तो उनमें इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर उसमें क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है। या फिर उसमें क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है। तो ऑटो इम्यूनिटी या फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब की वजह से उसको क्या हो सकता है? उसको प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो सकती है। इसका हमने डायग्नोज जब बनाना है, तो डायग्नोसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डायग्नोसिस रिक्वायर, डायग्नोसिस रिक्वायर कैरियोटाइप। हमने उसकी कैरियोटाइपिंग करानी है, और कैरियोटाइप से हमें पता चल जाएगा कि यार ये तो टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट है। तो हमें फिर पता चल जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम की वजह से इसके जो फॉलिकल्स हैं वो मेनोपॉज से पहले ही खराब हो चुके हैं। ठीक हो गया? वो पहले ही डीजनरेट हो गए हैं। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? देखो, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सी होगी। देखो, आपको पता है कि जो हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, वो मेनोपॉज पे जाके एट्रेजिया होता है उनका। लेकिन अगर किसी लेडी में पहले ही उनका एट्रेजिया हो रहा है, मतलब इसकी प्रेजेंटेशन हमें कैसे मिलेगी? साइंस ऑफ मेनोपॉज। हमें क्या मिलेगा? साइंस ऑफ मेनोपॉज, साइंस ऑफ मेनोपॉज, मतलब कि उसको मेनोपॉज आने से पहले ही उसको मेनोपॉज वाले साइंस आते हैं, कि साइंस ऑफ मेनोपॉज आफ्टर प्यूबर्टी, कि जैसे ही उसको प्यूबर्टी हिट की, कुछ सालों के बाद उसको मेनोपॉज वाले साइन आ गए। और मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया भी था कि मेनोपॉज में जो आपके एफएसएच और एलएच ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? शाबाश, जल्दी बताना मुझे। एफएसएच और एलएच आपके मेनोपॉज में ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? मैंने आपको बताया भी था, इंक्रीज होते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है वो एफएसएच होता है। तो जो मेनोपोज है, मेनोपोज में एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच क्या होते हैं? हमारे ज्यादा होते हैं। इवन के हमने देखना हो ना कि किसी लेडी में मेनोपोज करीब है या नहीं, तो हम उसका एफएसएच चेक करते हैं। अगर उसमें एफएसएच नॉर्मल से ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं कि यार इसको ना मेनोपोज होने वाला है। ठीक है? इसका मेनोपोज होने वाला है।
ठीक हो गया, तो हमें ये सारे साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। उसके बाद उसने जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ एन एवोल्यूशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन एवोल्यूशन, के जो एन एवोल्यूशन है मतलब कि मेंसेस वगैरह सब कुछ हो रहा है लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रही, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या क्या है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है कि एवोल्यूशन क्यों रुक जाती है, मेंसेस क्यों रुकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी कोई लेडी आपके पास एमनोरिया के साथ आए ना, तो सबसे पहले आपने उसकी प्रेगनेंसी चेक करनी होती है, सबसे पहले आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराओगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या है, प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में क्या हो जाती है, एन एवोल्यूशन हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं आ रहे होते। उसके बाद पीसीओस, अभी हमने पढ़ा कि पीसीओस में भी एवोल्यूशन नहीं होती, एन एवोलेटरी साइकिल होता है। या फिर ओबेसिटी, या फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी में भी यही सारी चीजें होती हैं, ओबेसिटी में भी पीसीओएस वाले साइन एंड सिम्टम आते हैं। उसके अलावा एचपीओ एक्सिस, ठीक है, एचपीओ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अगर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, अगर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उससे भी क्या होती है, एन एवोल्यूशन होती है। उसके बाद इमेच्योरिटी या प्री मेच्योर अवेरियन फेलियर, ठीक है, प्री मेच्योर अवेरियन फेलियर मतलब कि जो उसकी ओवरीज हैं, उसके फॉलिकल्स उम्र से पहले ही खत्म हो गए हैं, उम्र से पहले ही उनका अट्रेजिया हो गया है। या फिर जो समझने वाली बात है वो ये है, दैट इज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिनीमिया। देखो, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में क्या होता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में क्या होता है कि ब्लड में क्या है, ब्लड में प्रोलैक्टिन ज्यादा है। ब्लड में क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, ज्यादा है, प्रोलैक्टिन क्या है, ज्यादा है। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन होता है ना, इसकी बड़ी गंदी आदत है कि ये क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट, ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, जीएनआरएच को। जीएनआरएच को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। जब जीएनआरएच नहीं होगा तो क्या होगा, जब जीएनआरएच नहीं होगा तो क्या होगा, एफएसएच और एलएच भी कम होंगे। जब एफएसएच और एलएच कम होंगे तो क्या होगा, उसको ओवुलेशन नहीं होगी। बहुत आसान सी बात है। उसके बाद आता है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर में भी सेम यही चीजें हैं कि जो आपका एफ एस थायराइड डिसऑर्डर है, अगर फर्ज करो एफ एस एच एल एच कम है और अपना वो टी एस एच कम है, तो टी एस एच का हमने पढ़ा भी था कि अगर टी एस एच कम है तो क्या होगा, एफ एस एच और एल एच भी कम होंगे। तो थायराइड डिसऑर्डर में भी क्या हो सकता है, एल एच और एफ एस एच कम होंगे, जिससे क्या होगा, उसको ओवुलेशन नहीं होगी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में मतलब कि अगर किसी को कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, लेडीज में ये अक्सर होता है कि जो ईटिंग डिसऑर्डर की मरीज होती है उनमें ओवुलेशन नहीं होती। या फिर कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कोर्टिसोल ज्यादा होता है। जब कोर्टिसोल ज्यादा होगा तो उसमें भी क्या होगा, एन एवोल्यूशन होगी। इसको हमने उसमें एंडोक्राइनोलॉजी में डिटेल में पढ़ा था। कुशिंग सिंड्रोम में भी क्या होता है, एन एवोल्यूशन होती है। ठीक हो गया। प्रोलैक्टिनोमा भी इसका कॉज फिर हो सकता है, फिर रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स सी बात है कि प्रोलैक्टिनोमा हम किसको कहते हैं, कि बिनाइन ट्यूमर ऑफ प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रोलैक्टिनीमिया में क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी को प्रोलैक्टिनोमा, इवन कि हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा भी था कि अगर किसी लेडी को प्रोलैक्टिनोमा है तो उसमें लिबिडो कम हो जाती है, उसमें मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो हर चीज उसकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोलैक्टिनोमा है, जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनका ट्यूमर हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ भी बातें नहीं है, सारी पढ़ने वाली बातें हैं। इसमें एक और एंड पे बात लिखी हुई है, कंपीटेटिव एथलीट्स। कंपीटेटिव एथलीट्स, इसको हम जरा पढ़ते हैं कि जो एथलीट्स होती हैं उनमें ना मेंसेस इरेगुलर क्यों होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेडीज जिम जाती हैं, या ऐसी लेडीज जो कि बहुत ज्यादा पतली हैं और वो जिम जाती हैं, या फिर वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हैं, उनमें एडिपोज टिश्यू ना होने के बराबर है, तो उनमें ना मेंसेस बहुत इरेगुलर होते हैं। आपके पास अक्सर इस तरह के मरीज आएंगे। तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल हाइपोथैलेमिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया। इसको अब जरा पढ़ते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए, नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इट इज फंक्शनल हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया। इसको हम जरा पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए एक नई चीज है। देखो, जो ऐसी फीमेल्स, ये उन फीमेल्स में होता है जिनमें क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमनोरिया। इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज कि जो अगर जब कोई लेडी एक्सरसाइज करती है तो उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस एमनोरिया, एक्सरसाइज इंड्यूस ए मेनोरिया, कि उसको मेंसेस नहीं आते एक्सरसाइज की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। इसकी वजह क्या है, देखो, अब फर्ज करो आपको पता है स्वेयर जो एथलीट होगी वो क्या करेगी, वो खाना बहुत कम खाएगी ताकि उसकी बॉडी मेंटेन रहे। तो स्वेयर कैलोरिक डेफिसिट, कि उसको अगर कैलोरीज का क्या है, बहुत ज्यादा कमी है, या फिर उसको उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा उसकी यूज हो रही है, स्वेयर कैलोरी डेफिसिट, या फिर इनटेक, और या फिर इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही है।
या फिर उसको क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस, जाहिर बात है वो एथलीट है तो अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालेगी। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में आपने याद रखना है कि इसमें फंक्शनल डिसरप्शन ऑफ पल्सटाइल GnRH एक्सक्रीशन, ये बहुत अहम लाइन है, इसको हम ग्रीन से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, फंक्शनल फंक्शनल डिसरप्शन फंक्शनल डिसरप्शन ऑफ फंक्शनल डिसरप्शन ऑफ पल्सटाइल पल्सटाइल GnRH पल्सटाइल GnRH एक्सक्रीशन GnRH एक्सक्रीशन। देखो इसको गौर से सुनो। जब एक फीमेल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगी, वो इतनी एक्सरसाइज करेगी कि उसका जो हाइपोथैलेमस वाला जी हाइपोथैलेमस ने क्या बनाना था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH बनाना था। जब उसका GnRH पल्सटाइल सही तरह स्क्रीट नहीं होगा तो GnRH ने आगे क्या स्क्रीट कराने थे, LH FSH। तो LH और FSH भी क्या होंगे, कम होंगे। उसमें FSH LH कम होंगे तो क्या होगा, उसमें एस्ट्रोजन भी कम होगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, उसको एमनोरिया होगा। तो ये आपके पास अक्सर इस तरह के मरीज आएंगे कि जो एथलीट्स होंगे, जो कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अगर आप करते हो, तो अगर आप फीमेल हो तो आपको क्या हो जाएगा, एमनोरिया हो जाएगा। आपको मेंसेस या तो इरेगुलर हो जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया। और एस्ट्रोजन कम, जब एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, उसको ए मनोरिया हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, ए मनोरिया हो जाएगा, ए मनोरिया हो जाएगा। ओके, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, देखो। इसकी पैथोजेनेसिस वही है जो मैंने आपको पहले बताई, कि इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि देखो, अगर एक लेडी है और वो बहुत लीन है, ठीक है, वो बहुत क्या है, लीन है। आपको पता है कि जो एथलीट्स होते हैं, जिन्होंने भागना होता है, वो अपनी बॉडी को पतला रखते हैं ताकि वो एयर को कट कर सके। अगर वो मोटी ताजी होगी तो फिर उसने क्या खाक भागना है, तो वो क्या होगी, लीन होगी। मतलब कि जब वो लीन होगी तो उसमें एडिपोज टिश्यू क्या होंगे, एडिपोज टिश्यू क्या होंगे, बहुत कम होंगे। और एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, लेप्टिन हार्मोन होता है। क्या होता है, लेप्टिन हार्मोन होता है। तो जब एडिपोज टिश्यू भी कम है तो लेप्टिन भी कम होगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जो लेप्टिन होता है, लेप्टिन के GnRH के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो जब लेप्टिन कम होगा तो क्या होगा, जब लेप्टिन कम होगा तो क्या होगा, GnRH कम बनेगा। जो लीन फीमेल्स होती हैं, जो कमजोर फीमेल होती हैं, इनमें आपने अक्सर देखा होगा, इनमें लिबिडो और इनमें मेंसेस अक्सर इरेगुलर रहते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि इनमें एडिपोज टिश्यू बहुत कम होते हैं और GnRH भी कम होता है। जब GnRH कम होगा तो क्या होगा, उनमें एमनोरिया हो जाएगा। या फिर अगर फर्ज करो उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है कि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में जाते हो तो टेंशन में क्या रिलीज होता है, कोर्टिसोल। क्या होता है, कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल भी सेम आपको यही मैकेनिज्म कराता है। कोर्टिसोल भी क्या करता है, कोर्टिसोल भी क्या करता है, GnRH को कम करता है। कोर्टिसोल भी क्या करता है, GnRH को कम करता है। बल्कि किसी को क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है, किसी को क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी अल्लाह भला करे, क्या होता है, GnRH कम होता है। अब मुझे प्लीज ये ना पूछ लेना कि ये क्यों होता है, आपने पढ़ा हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में। क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कार्टिसोल ज्यादा होता है। और जब कार्टिसोल ज्यादा होता है तो पीछे से ACTH भी ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। और आपको पता है कि ACTH जब ज्यादा होगा तो GnRH कम होता है। ये हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, इसलिए मैं इधर नहीं बता रहा। ठीक है, जब कुशिंग सिंड्रोम होता है या कोर्टिसोल ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्या होता है, उसको एमनोरिया होता है। इसको क्या होता है, एमनोरिया होता है। एंड एसोसिएटेड विद ईटिंग डिसऑर्डर एंड फीमेल एथलीट। और इसमें आपको ट्राइएड मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको ट्राइएड क्या मिलेगा, इसमें आपको ट्राइएड ये मिलेगा कि कैलोरी, मतलब कैलोरी इनटेक बहुत कम होगा। जो फीमेल होगी वो कहेगी कि मैं खाती पीती बहुत कम हूँ। कैलोरी अवेलेबिलिटी कम होगी, कैलोरी अवेलेबिलिटी क्या होगी उसमें, कम होगी, मतलब वो खाती पीती कम ही होगी। और उसमें बोन मिनरल डेंसिटी भी कम होगी, उसकी हड्डियां बड़ी कमजोर होंगी। बोन मिनरल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बोन मिनरल डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। उसके जो मेंसेस होंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, कि उसके जो मेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इरेगुलर होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमनोरिया। उसके बाद सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक है, 2 लाइन की बातें हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको हम कहते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया। एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया। ठीक है, डिसमेनोरिया। डिस का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब क्या होता है, पेन। डिस का मतलब क्या होता है, पेन। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब क्या है, कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया था, अल्लाह के बंदो। अच्छा, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, इसमें हम क्या देखेंगे, पेनफुल मेंसेस। इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंसेस। जो मेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, पेनफुल, मतलब जब उसको मेंसेस आएंगे तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्यों होता है। देखो, इसको गौर से सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म क्यों रखा है। देखो, ड्यूरिंग मेंसेस, जब मेंसेस होते हैं ना, जब मेंसेस होते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस, जब उसकी एंडोमेट्रियम शेड हो रही होती है, तो उसमें जो यूट्रस होती है ड्यूरिंग मेंसेस, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है।
जो यूट्रस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इवन कि हमने पढ़ा था जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी होती है, जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी होती है तो तब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है? ताकि जो यूट्रस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो जो यूट्रस के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या करें, वो कंप्रेस करें, वो क्या करें, कंप्रेस करें, और क्या हो ब्लीडिंग कम से कम हो, ब्लीडिंग क्या हो, कम से कम हो। तो ब्लड को बचाने के लिए क्या करती है, यूट्रस कंप्रेस करती है। यूट्रस एक तो एक्सपेल करती है चीजों को, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंप्रेस होती है और ब्लीडिंग कम से कम हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से मैकेनिज्म है। और हमने पढ़ा था कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, मैंने आपको इसका बताया भी था, आपकी बुक पे नहीं था लिखा हुआ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफ एक टाइप होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ बनाती है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ आपकी यूट्रस में रिलीज होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन एफ क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ एक तो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, एक तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, लेकिन उसके साथ ये पेन भी कॉज कराते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उससे 24 घंटे पहले आपने वो मेडिसिन देनी है। और चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हम यूज करेंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर क्या होते हैं, एनसेड्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आइब्रूफिन हम दे सकते हैं, उसके अलावा हम नेप्रोक्सिन दे सकते हैं, उसके अलावा हम डिक्लोफेनिक दे सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ट्रीटमेंट है किसी को अगर मेंस्ट्रुअल पेन है। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट सेम यही है कि चूंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रही है और प्रोस्टाग्लैंडिन एफ की वजह से हो रही है, तो इसको हम क्या देंगे, एनसेड्स देंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। जिसमें क्या आता है, जिसमें आपका अल्लाह भला कर आता है जी, नेप्रोक्सिन आता है, अपना डिक्लोफेनिक आता है, और ये सारी चीजें होंगी। एस्कीमिक पेन मैं आपको समझाता हूँ डॉक्टर मारिया, एक मिनट बस ठहर जाएं। उसके बाद आप उसको दे सकते हो असीटोमिनोफिनन। ठीक है, असीटोमिनोफिन किसको कहते हैं, पैरासीटामोल को। ठीक है, पीसीएम, पैरासीटामोल को हम क्या कहते हैं, सीटोमिनोफेन कहते हैं। या फिर हम उसको क्या दे सकते हैं, हार्मोनल हार्मोनल कंट्रासेप्टिव भी दे सकते हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स भी दे सकते हैं उसकी पेन को ठीक करने के लिए। तो ये उसका क्या है, सारा ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया है, दैट इज इस्कीमिक पेन। इस्कीमिक पेन क्यों होती है, देखो आपको पता है जो हार्ट अटैक होता है, जो फीमेल होती है, जब उसको मेंसेस होते हैं तो उसमें पेन बहुत शदीद होता है। बहुत शदीद होता है, और ये इतना शदीद पेन होता है कि जो एक बंदे को हार्ट अटैक हो रहा होता है ना, तो वो भी इस्कीमिक पेन होता है। हार्ट का इस्कीमिया हो रहा होता है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती तो उसको पेन होती है। इसी तरह जो फीमेल होती है उसको जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं वो इतने शदीद होते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए फीमेल्स को। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इतने शदीद होते हैं क्योंकि ये इस्कीमिक पेन होती है। मतलब अचानक से पीछे से ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, आगे एस्कीमिया हो जाता है, और जब एस्कीमिया होता है उसके बाद एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है। तो एस्कीमिक पेन बहुत शदीद होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम एस्कीमिक पेन मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें पेशेंट को समझना चाहिए कि अगर वो गुस्से में है या अगर उसके मूड वगैरह ठीक नहीं है तो ये उसको काफी शदीद पेन होता है ये एस्कीमिक पेन में। लेकिन कुछ पेशेंट की पेन भी ज्यादा होती है और ब्लीडिंग भी, हालांकि कंट्रैक्शन जब ज्यादा होती है तो ब्लड लॉस कम होता है। जी डॉक्टर, आप सही कह रही हैं कि कुछ पेशेंट में ये पेन ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है। लोगों में ये पेन ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर पेशेंट टू पेशेंट कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कम प्रोड्यूस हो रहा होता है।